हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है शरीर में गति। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली विभिन्न गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं, तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं, तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई न कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 बढ़ते हुए ये देखते हैं कि वो जो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है, वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं? जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं? जंतु का नाम है गाय। गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग है इसके पैर। जंतु कैसे गमन करते हैं? ये चलती है। मनुष्य है, मनुष्य भी पैरों से चलता है। और सांप संपूर्ण शरीर से चलता है और रेंग कर चलता है। पक्षी पक्षी है, कीट है, मछली है। ये कैसे गमन करते हैं? जंतु एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार गमन करते हैं? चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता है। क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? मानव शरीर एवं इसकी गतियां। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए, हमारा शरीर जिन गतियों को करने में योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कुल्ले के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए तथा प्रेक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं?
हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? क्रियाकलाप फर्स्ट। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए, जिससे आपको कोनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए और अपने कोनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? हमारे शरीर में गतियाँ। हमारे शरीर में गतियाँ। शरीर का भाग गर्दन। गर्दन पूर्णतः घूमता है, अंशतः घूमता है, हाँ, झुकता है, यह हमें बढ़ना है। कलाई, अंगुलियां हैं, घुटने हैं, एडी है, पदांगुली है, पीठ है। ये किस प्रकार से गति करती हैं? ये हमारे शरीर के अंग किस प्रकार गति करते हैं? इसी प्रकार सिर है, कोहनी है, भुजा है, ये किस प्रकार से गति करते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती, तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी अंगुली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, अंगुली अथवा पदांगुली को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां। जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता, तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए इनमें से कुछ के बारे में जानें। कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि। क्रियाकलाप 2। कागज की एक पट्टी को केवल एक बेलन या सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी एक निरीक्षण में उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए। जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया है, आप कागज के बेलन ये कंदुक खलिका संधि दर्शाई गई है। ये कागज का जो बेलन है ये है, ये गेंद है और ये कटोरी है। ये जो है ये भाग कटोरी है। ये कंदुक खलिका संधि का उदाहरण है। को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोर कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? कागज का बेलन भी घूमता है। अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपके हाथ है अथवा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे में उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि का कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। चित्र 8.3 में इस प्रकार की संधि में गति करता है। क्या आप इन गतियों में प्रकार उपयुक्त प्रकार की संधि का, जैसे इसमें कंदुक खलिका संधि है, ये जांग की अस्थि है,
और ये ऊपर श्रोणि अस्थि है। इसके बीच में जो ये जॉइंट है इसको बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं। इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। धुरागर संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुरागर संधि है। चित्र 8.4 इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ को उस गति से किस प्रकार धुरागर संधि। धुरागर संधि में देखिए, ये जो संधि है इसको बोलते हैं धुरागर संधि। प्रकार भिन्न है। इसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वर्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुरागर संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। हिंज संधि। हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। क्रियाकलाप 3। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन या सिलेंडर बनाइए, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि वह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है। यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति में किस प्रकार भिन्न है। हमने क्रियाकलाप 1 में कोने में इसी प्रकार की गति देखी थी। चित्र 8.5 में ये दोस्तों हिंज जैसी संधि गति की दिशा है। घुटने की हिंज संधि। घुटने की हिंज संधि है ये जो चित्र है इसमें घुटने की हिंज संधि को दर्शाया गया है। जो कुछ हमने बताया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोने में हिंज या कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं। अचल संधि। अचल संधि हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य संधि अचल संधि है। हमने केवल कुछ संधियों को ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे। संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर की एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। चित्र 8.7। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है। हम शरीर की विभिन्न अस्थियों को आकृति के विभिन्न विषय में किस प्रकार जान पाते हैं। शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या अथवा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं।
एक्सरे चित्र में से हम शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। ये मानव कंकाल का चित्र है। क्या कभी आपका तथा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र तथा ऊपरी भाग अथवा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग को अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक उसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से यह टखने एवं घुटने की संधियों का एक्सरे है। तुलना कर प्रत्येक भाग को अस्थियों की संख्या का ज्ञात कीजिए। चित्र 8.8। अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली की पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? चित्र 8.9 में क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है, जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती है तो क्या होता? इस चित्र में हाथ की अस्थियां दिखाई गई हैं। क्रियाकलाप 4। गहरी सांस भरकर इसमें कुछ तक रोके रहिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियां वक्ष की अस्थियों को आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए। चित्र 8.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपनी उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं पसली या पिंजर है कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की अंगुलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर ले जाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। चित्र 8.11 में पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आप अपने मित्र में इसी प्रकार नीचे झुक सकता था? अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाते के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करें। क्या आपको अब उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देता है? उन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। चित्र 8.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रोणीय अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। श्रोणीय अस्थियां। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनती है।
यह हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क का परिबद्ध करके आपकी सुरक्षा करता है। हम अपने कंकाल को बहुत सी अस्थियों अथवा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितनी कठोर नहीं होती हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें उपास्थि कहते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? चित्र 8.15 ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से को कोई अंतर महसूस हुआ? चित्र 8.16 क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाइए। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। इस चित्र में अस्थि को गति प्रदान करने की दो पेशियां हैं। चित्र 8.17 क्या आप अपनी इसी ऊपरी भुजा में परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ में इसे छूने देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या ये अभी भी संकुचित अवस्था में रहती हैं? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर, मोटी हो जाती है। यह अस्थि की खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ित तो अस्थि उसी दिशा में खिंच जाती है। युगल को दूसरी पेशी शिथिल, लंबाई में बढ़कर या पतली हो जाती है अवस्था में आ जाती है। अस्थि का विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब स्थिर पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब स्थिर हो जाती है। पेशी को खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। अतः एक अस्थि को गति करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त करने से कार्य होता है। चित्र 8.17 क्या गति करने के लिए हमेशा अस्थियों और पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए अथवा घोंगे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करें। जंतुओं की चाल। केंचुआ। क्रियाकलाप 5। बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही का सॉक या फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। चित्र 8.18 इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी अथवा टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसका गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो स्तरों में से किसी पर केंचुआ आसानी से चल सकता है। केंचुए का शरीर पर एक
सिरे को दूसरे से सटाकर रखे हुए उनके छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने या बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि में पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी में आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन में किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख या बाल जैसी आकृति होती है। ये सूख या पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों का फायदा होता है। घोंगा। क्रियाकलाप 6। किसी बगीचे में एक घोंगे को अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? चित्र 8.19। इसे कवच कहते हैं। यह घोंगे का एक बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ खिंचता जाता है। घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब तक चलना प्रारंभ करें तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसे चलने के लिए के ढंग का परीक्षण कीजिए। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना उसका पाद या पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पाद या पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र अथवा धीमी है? तिलचट्टा। क्रियाकलाप 7। किसी कॉकरोच या तिलचट्टे का परीक्षण कीजिए। चित्र 8.20। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े तथा बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय में उसके पैरों को गति देती हैं। पक्षी। क्रियाकलाप 8। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसी कुछ पक्षी जैसे जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद पैरों की अस्थियों में चलने में बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्र की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विभिन्न रूप में रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर की ओर सहायता करती हैं। ये पक्षी का कंकाल है। मछली। क्रियाकलाप 9। कागज की एक नाव बनाकर
उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इस प्रकार धीरे से धक्का दीजिए। चित्र 8.22 में क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी की ओर से जल में जाए। चित्र 8.22 में क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है? चित्र 8.23 मछली का सिर तथा पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारारेखीय कहलाती है। यहाँ देखिए खूब सारी मछलियाँ दिखाई गई हैं। इसकी विशेष आकृति के कारण जल का इधर उधर बहकर बाहर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली चित्र 8.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है और पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली की गति। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं और जो तैरते समय में संतुलन बनाए रखने के लिए एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरफ के विशेष अरित्र पहनते हैं जो इन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं? सरप कैसे चलते हैं? क्या आपने अपने सांप को फिसलते हुए आगे की ओर बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? चित्र 8.25 सरप का मेरुदंड लंबा होता है और शरीर की पेशियां भी क्षीण तथा असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं चाहे वे दूर ही क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सरप का शरीर अनेक वलय लिए मुड़ा है। इसी प्रकार सरप का प्रत्येक वलय भी आगे की ओर मुड़ा धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सरप बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहली और भुजों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप में ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय तथा भैंस के 4 पैर होते हैं। बहुत से जंतु संपादी होते हैं। क्यों हमारे पैरों के मृदुल मुड़ने को हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है? इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलाप द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें कुछ और प्रश्नों का उत्तर बेहतर जीवन के लिए योग। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। यह
मेरुदंड को सीधा रखता है, मदद करता है। इसे आप सीधे बैठते हैं जो कर नहीं। योग की कई मुद्राएं होती हैं जिससे आप स्वयं वजन उठाते हैं। इससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। यह जोड़ों के दर्द को कम करती हैं जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर को सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय की सभी स्वस्थ रहता है जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग को ऐसे होते हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। प्रमुख जो शब्द हैं वो देखिए। मेरुदंड, कंदुखलिका संधि, सूक, उपास्थि, कुहिका, अचल संधि, जंतुओं की चाल, हिंज संधि, पेशी, बाह्य कंकाल, श्रोणीय अस्थियां, धुरागर, अस्थिपंजर, कंधे की अस्थियां, कंकाल और धारारेखीय। इस पाठ का सारांश देखिए। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। ये हमारे शरीर का पिंजर बनाते हैं तथा इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है तो आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि, कंधे तथा श्रोणि मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती हैं। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं तथा ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती हैं। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां तथा एवं उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों तथा 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं। दो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं। कैंचुए में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः स्तर पर सूक कैंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करती है। घोंगा पेश पाद की सहायता से चलता है। तो आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।